दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 18 वायु तथा जल का प्रदूषण। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण तथा जल प्रदूषण से निपटने के उपाय। साथ ही वायु प्रदूषण क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इससे निपटने के उपाय क्या हैं। दोस्तों पेयजल क्या होता है, स्वच्छ पेयजल क्यों जरूरी है हमारे लिए, और अंत में आप इस अध्याय का सारांश पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहेली और बूझो ये समाचार सुनकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। लेकिन ये सुनकर वे दुखी भी थे कि सफ़ेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। दोस्तों हम सभी जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा ये पहले था। हमारे बड़े बूढ़े उस नीले आकाश और स्वच्छ जल और शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहे हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव भी करते हैं, जैसे श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दोस्तों हम उस समय की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु और जल उपलब्ध नहीं होंगे। और पिछली कक्षाओं में आपने वायु और जल के महत्व के बारे में समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने पास आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों और हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। दोस्तों हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और ये साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों वायु में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसको प्राण वायु भी कहा जाता है, और इसीलिए वायु हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हम ये जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के आधार पर इस मिश्रण में 78% नाइट्रोजन गैस होती है और लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन, मीथेन, जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। दोस्तों उपरोक्त देखिए एक क्रियाकलाप आपको करना है। यहाँ पर देखिए कि आपने धुआं उगलते ईंट के भट्ठे के निकट से गुजरते समय अपनी नाक को ढका होगा। भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी। और ये देखिए कि वायु की गुणवत्ता से तुलना कीजिए उपवन और भीड़ वाली सड़क की, आवासीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र की, दिन के विभिन्न समय जैसे प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल में भीड़ वाले चौराहे की, गांव तथा शहर की। यहाँ पर देखिए शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क है। वाहनों या ऑटोमोबाइल उद्योग के जो निकलने वाले धुएं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये वायु को प्रदूषित करते हैं। दोस्तों हमारे वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर होता है, और ये धुआं कहाँ से आता है। दोस्तों इस प्रकार के पदार्थों के मिल जाने से वायुमंडल में बदलाव आ जाता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों द्वारा संदूषित या प्रदूषित हो जाती है, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ये हानिकारक हो जाती है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहा जाता है, तो वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है, और जब इन गैसों में अवांछनीय गैसें मिल जाती हैं जो मानव और अन्य जीवधारियों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती हैं, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि वायु कैसे प्रदूषित होती है। तो जो पदार्थ वायु को संदूषित या प्रदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहा जाता है। और कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी के फटने, वनों में लगने वाली आग से उठने वाले धुएं और धूल आदि से हो सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते हैं। इन प्रदूषकों में फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन लकड़ी और उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं ये वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
दोस्तों, आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि बच्चों में श्वसन समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। श्वसन समस्याओं से बहुत सारे बच्चे पीड़ित हैं और बहुत सारी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। दोस्तों, आइए ये जानने का प्रयास करें कि जो प्रदूषित वायु है उनमें कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है। दोस्तों, वाहन जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल और डीजल हाइड्रोकार्बन ईंधन हैं और इन ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली गैस है और ये रक्त में या रुधिर में ऑक्सीजन की वाहन क्षमता को घटा देती है। इसको दमघोटू गैस भी कहा जाता है। दोस्तों, स्वचालित वाहनों के कारण भी बहुत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो यह संसार की 2 सर्वाधिक लंबी नदियों नील और अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली में वाहनों की संख्या कितनी अधिक है। दोस्तों, सर्दियों में आपको वायुमंडल में दिखने वाले कोहरे जैसी मोटी परत याद होगी। यह धूम कोहरा या स्मॉग कहा जाता है। ये धुएं और कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों और कोहरे के संयोग से धूम्र कोहरा बनाते हैं और इस कोहरे के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और कुछ अन्य जैसे दमा, खांसी और बच्चों के सांस लेने के साथ हरहराहट भी लोगों में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं यानी ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत होते हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और ये फेफड़ों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। और अन्य प्रकार के प्रदूषक जो होते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनको कि CFC कहा जाता है, इनका उपयोग दोस्तों रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और एरोसॉल फुहार में होता है। CFC के द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। दोस्तों, आपने ओजोन परत या ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा और दोस्तों CFC के स्थान पर अब कम हानिकारक रसायनों का उपयोग होने लगा है। नहीं तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और इनके यौगिक हैं ये ओजोन परत को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे थे। दोस्तों, इन गैसों के अलावा डीजल और पेट्रोल का जो दहन होता है उससे चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अधिक समय तक वायु में रहते हैं। ये दृश्यता को घटा देते हैं, सांस लेने पर शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं और ये कण इस्पात निर्माण और खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो आपने जाना कौन कौन से तत्व होते हैं या कौन कौन से पदार्थ हैं जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, वायु प्रदूषण का जो एक प्रभाव है उसके लिए हम ताजमहल के विशेष अध्ययन पर जाएंगे। दोस्तों, पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में ताजमहल जो स्थित है ये चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहा है, यानी जो श्वेत संगमरमर है उसका कलर डाउन हो रहा है और वो हल्के मटमैले या पीले कलर में होता जा रहा है। वायु प्रदूषण केवल सजीव ही उससे प्रभावित नहीं होते हैं बल्कि भवन, स्मारक और प्रतिमाएं जैसे निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। आगरा और इसके चारों ओर ये जो रबर प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल रिफाइनरी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं और ये गैसें वायुमंडल में जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है और अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है। दोस्तों, मथुरा तेल परिष्करणी या मथुरा तेल रिफाइनरी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों को संगमरमर को पीला करने में भी योगदान करता है।
दोस्तों, ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ताजमहल के क्षेत्र में मोटर वाहनों को शीशा रहित यानी लेड लेस पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, जब आप अपने किसी बड़े से चर्चा करेंगे तो अब से 20 से 30 साल पहले ताजमहल की अवस्था जो थी वो बहुत अच्छी थी। ताजमहल वाइट कलर में सफ़ेद संगमरमर का ये स्वप्न भी कहा जाता था, लेकिन जो है वायु प्रदूषण के कारण इसमें कुछ समस्याएं आ गई हैं और इसका कलर बदरंग होता जा रहा है। पौधा घर प्रभाव क्या है दोस्तों, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के बाद पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं, आप जानते हैं, और पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरण का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और उसका कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। दोस्तों, परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण जो है पृथ्वी को और भी गर्म करता है। यदि आपने किसी पौधशाला या नर्सरी अथवा किसी अन्य स्थान पर पौधा घर को देखा है तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इसमें बाहर नहीं निकल पाती है। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण भी यही कार्य करते हैं और यही कारण है कि इसे पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि बिना पृथ्वी पर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि इससे पृथ्वी का तापमान जितना है उससे बहुत अधिक ठंडा होता। दोस्तों, लेकिन ये प्रक्रिया जो है अब पृथ्वी के जीवन के लिए खतरा हो गया है और इस प्रक्रिया में जो उत्तरदायी गैस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही प्रमुख है। दोस्तों, पहेली के मन में ये प्रश्न आता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ रही है और इसका आधिक्य कैसे हो रहा है। तो आइए जानते हैं। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक घटक है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ये प्रदूषक की तरह कार्य करती है। एक और मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ी जा रही है और दूसरी ओर वन का क्षेत्र घट रहा है। आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और वनोन्मूलन या वनों के कटने के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करने वाले पौधों की संख्या घट जाती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय में यानी उसके बढ़ोतरी में योगदान देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को रोकता है और वायुमंडल से जाने नहीं देता है, जिसके कारण वायुमंडल का जो औसत तापमान है उसमें लगातार वृद्धि होती है। इसे विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी पौधा घर प्रभाव में या कार्बन डाइऑक्साइड की भांति जो है वायुमंडल के तापमान वृद्धि में सहायता करती हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इन गैसों को भी यानी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प को भी पौधा घर गैसें या ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। दोस्तों, वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर संकट है। वैश्विक उष्णन के कारण समुद्र तल में आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो चुके हैं। वैश्विक उष्णन के विस्तृत प्रभाव के वर्षा प्रतिरूप कृषि, वन, पौधे और जंतुओं पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जो वैश्विक उष्णन से आशंकित रहने वाले हैं वहाँ के अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं और हाल में प्राप्त मौसम विज्ञान परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधा घर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है, अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप में वृद्धि हो सकती है, जो कि संकट का सूचक है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी सरकारों के लिए भी चिंता और विचार का विषय। बहुत से देशों ने पौधा घर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध या समझौता किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत कियोटो प्रोटोकॉल ऐसा ही अनुबंध है।
जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। दोस्तों, पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये बहुत ही जो है खतरनाक स्थिति हो सकता है। और हाल में जो समाचार आए हैं उनसे ये पता चला है कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद वैश्विक उष्णन के कारण पिघलने आरंभ हो गए हैं। दोस्तों, इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं हैं। जैसे कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यहाँ पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण जो दमघोटू वातावरण था, इसमें वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय किया था। और इन उपायों से शहर की वायु जो थी ये स्वच्छ हो गई थी। और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो है व्यक्तिगत स्तर पर भी कई प्रयास किए जा सकते हैं। दोस्तों, सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटरिंग किया जाता है और इन आंकड़ों का उपयोग कर जो है इससे आप लोगों में प्रदूषण के विरुद्ध या प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन अपनाने की आवश्यकता है। वैकल्पिक ईंधन में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा हो सकते हैं। दोस्तों, यदि हम थोड़ा सा योगदान करें तो पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। हम पेड़ लगा सकते हैं, आस पड़ोस में लगे वृक्षों का पोषण कर सकते हैं। और वन महोत्सव के बारे में क्या आप जानते हैं? जुलाई माह में प्रतिवर्ष लाखों पौधे रोपित किए जाते हैं भारत में जो वन महोत्सव मनाया जाता है उसके अंतर्गत। और ये सब किया जाता है पर्यावरण को संतुलित करने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों, जल प्रदूषण क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, जल एक बहुमूल्य संसाधन है और हमें जल की आवश्यकता होती है बहुत से कार्यों के लिए, जैसे नहाने, धोने, कपड़ा साफ करने। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है पेयजल। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि, उद्योग और कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है और जल संकट भी बहुत अधिक पैमाने पर वायु प्रदूषण की तरह जो जल संकट है या जल प्रदूषण है वो उभरता जा रहा है। दोस्तों, जल प्रदूषण किसे कहा जाता है? तो जब वाहित मल, विषैले रसायन, गाद जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। और ऐसे पदार्थ जो जल को प्रदूषित करते हैं उन्हें जल प्रदूषक कहा जाता है। जल प्रदूषित कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक मैप दिया गया है जिसमें गंगा नदी का जो है प्रवाह क्षेत्र दिखाया गया है। यहाँ पर गंगा गंगोत्री के देखिए गोमुख ग्लेशियर से निकलती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए ये देखिए कैसे गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय और पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है और करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। लेकिन हाल में विश्वव्यापी कोष प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में ये पाया गया है कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिसका अस्तित्व खतरे में है और इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों और बस्तियों से होकर ये नदी प्रवाहित हो रही है वहाँ के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल और मृत जीव और अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे इस नदी में फेंक रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह पाते और वहाँ यह नदी निर्जीव हो गई है। दोस्तों, 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई थी, गंगा कार्य परियोजना। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? 1985 में। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी है। दोस्तों, स्थिति को भली बात समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है और इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते, मल मूत्र फेंकते हुए देखा जा सकता है।
वे इस नदी में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री और जैव अनियमितीकरण पॉलीथीन की थैलियां फेंकते हैं। और कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, नदी का प्रवाह धीमा है और इसके साथ कानपुर में 5,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें उर्वरक, डिटर्जेंट, चमड़ा और पेंट की फैक्ट्रियां शामिल हैं। ये औद्योगिक इकाइयां दोस्तों विषाक्त रासायनिक पदार्थों को नदी में विसर्जित करते हैं। दोस्तों बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को नदियों और नालों में प्रवाहित करती है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। इसके उदाहरण हैं तेल परिष्करणशालाएं यानी ऑयल रिफाइनरी, कागज़ की फैक्ट्री, वस्त्र और चीनी मिलें। इसके अलावा अन्य केमिकल फैक्ट्रियां जो हैं ये प्रदूषित पदार्थों को नदियों में जाने देती हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड होते हैं। तो ये जो जल के लिए प्रदूषक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ हैं आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड, इनसे पौधों और पशुओं में अविषता उत्पन्न हो जाती है और इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम भी बनाए हैं। इसके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पहले उपचारित करना चाहिए, यानी उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन प्रायः इन नियमों का पालन नहीं किया जाता और अशुद्ध जल से मृदा भी प्रवाहित होती है, जिसके कारण उसकी अम्लीयता और कमियों में वृद्धि में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा कृषि कार्य में फसलों की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशक, पीड़कनाशक और अपतृणनाशी जो हैं डाले जाते हैं और ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों से जलाशय यानी नदी नालों में पहुंच जाते हैं और ये भूमि में रिस कर जो भूमिगत जल है हमारा उसको भी प्रदूषित करते हैं। दोस्तों अनेक जलाशय जो दूर से देखने पर हरे लगते हैं क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उगाते हैं और ये उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट और फास्फोट जैसे रसायनों के अधिक मात्राओं के कारण होता है, क्योंकि ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है जिससे कि जलीय जीव मर जाते हैं। तो देखिए कितना एक प्रक्रिया है जल प्रदूषण की कि किस प्रकार से जल प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो रहे हैं कि हमारा जो योगदान है सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जल प्रदूषण में है। कभी कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से खाद्य अपशिष्ट होता है, डिटर्जेंट होता है और कई प्रकार के सूक्ष्म जल होते हैं। दोस्तों भौम जल या पृथ्वी के नीचे जो हमारा जो जल है भौम जल जिसे कहा जाता है वो भी वाहित मल द्वारा प्रदूषित होता है। वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी हो सकते हैं। इनसे हैजा, मियादी बुखार और पीलिया जैसे रोग होते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक होते हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका अर्थ है कि जल मल युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हम कई प्रकार के संक्रमण से पीड़ित हो सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है। ये जल प्रायः विद्युत संयंत्रों और उद्योगों से आता है और गर्म जल नदियों में जब बहाया जाता है तो जलाशयों के तापमान में वृद्धि कर देता है। इससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा जल प्रदूषण क्या होता है और ये कैसे होता है। आइए जानते हैं पेयजल या जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या है और जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। दोस्तों हम दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में जल का प्रयोग करते हैं और देखिए कि कोई जल जैसे होता है पीने के लिए जो उपयुक्त जल है उसको पेयजल या ड्रिंकिंग वाटर कहा जाता है और कई प्रकार के भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पहले वाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं घरों में जो आपूर्ति करती हैं जल का उससे पूर्व पहले जल का उपचार करती हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि संसार की लगभग 25% जनसंख्या को पेयजल नहीं मिलता है।
जल को पीने के लिए शुद्ध या निरापद कैसे बनाया जा सकता है? दोस्तों, जल को कैसे फिल्टर करते हैं? यह अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है। आम घरेलू फिल्टर कैंडल फिल्टर होता है। बहुत से घरों में उबालने की विधि का प्रयोग किया जाता है। जल को उबालने से इसमें जीवाणु मर जाते हैं। इसके अलावा जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरोनीकरण है। जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर जल को जीवाणु रहित किया जाता है। दोस्तों, औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को यदि सख्ती से लागू किया जाए, जिससे प्रदूषित जल को सीधे नदियों और झीलों में न बहाया जा सके, तो काफ़ी हद तक जल प्रदूषण से निजात पाई जा सकती है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए और व्यक्तिगत स्तर पर यानी हमें पर्सनल भी जल की बचत करनी चाहिए, उसे बेकार नहीं फेंकना चाहिए और कम उपयोग, पुनः उपयोग तथा पुनः चक्रण। देखिए 3R जो फार्मूला है, 3R फार्मूला है दोस्तों, ये कि कम उपयोग यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग यानी रीयूज और पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। इससे हम अपने काफ़ी संसाधनों को जो है नष्ट होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी दिनचर्या में अनेक कार्य करते हैं जिसमें जल की आवश्यकता होती है। धुलाई और अन्य घरेलू कार्यों में उपयोग हो चुके जल के पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचार के बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है। दोस्तों, प्रदूषण या पॉल्यूशन अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है। ये हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है और जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते हैं, पर्यावरण हितैषी प्रक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करते हैं, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में पड़ सकती है। यहाँ पर देखिए एक जल उपचार संयंत्र है, वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दोस्तों, क्या आपको पता है जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है और जिस नल से प्रति सेकंड 1 बूंद जल टपकता है उस नल से 1 वर्ष में कई हजार लीटर जल नष्ट हो जाता है। इसके बारे में सोचिए, यानी जल को हमें बूंद बूंद जल को भी बचाना चाहिए। इस अध्याय में आपने क्या सीखा, इसके बारे में आइए जानते हैं। वायु प्रदूषण अपद्रव्यों यानी प्रदूषक पदार्थों द्वारा वायु का ऐसा प्रदूषण है जिसका हानिकारक प्रभाव सजीव और निर्जीव दोनों पर पड़ता है। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो वायु और जल को संदूषित या प्रदूषित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड वायु के प्रमुख प्रदूषक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी पौधा घर गैसों के बढ़ते हुए स्तर से वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जल प्रदूषण जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का प्रदूषण होता है। वाहित मल, कृषि, रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल संदूषक होते हैं। स्वच्छ जल तथा पीने योग्य जल को पेयजल कहा जाता है। दोस्तों, जल एक अनमोल संसाधन है और हमें इसके संरक्षण के उपाय सीखने चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 18। ये इस श्रृंखला में यानी 8वीं कक्षा के विज्ञान का ये अंतिम अध्याय था और 8वीं कक्षा के हमने सभी विषय दोस्तों कवर कर लिए हैं। इतिहास, भूगोल और जो विज्ञान, इन सब का पार्ट जो था हमने कक्षा 6 से 8 तक का समाप्त कर लिया है। अब हम 8वीं कक्षा के बाद 9वीं कक्षा से शुरू करेंगे और इसमें हम सबसे पहले इतिहास और भूगोल को देखेंगे, उसके बाद विज्ञान आएगा। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।